क्लास +1 की वर्क एनर्जी पार के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की डेरिवेशन करेंगे। इजी डेरिवेशन है, बस लेंथी है। दो बॉडीज़ हैं वो कोलाइड करेंगी। इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 हैं, उनकी फाइनल वेलोसिटी v2 और v1 है। इसमें कुछ एक स्टेप का ध्यान रखना है। पहले हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, फिर हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे, वहाँ से इक्वेशंस बनाएंगे, उनको हमने रीअरेंज करना है। हमने एक इक्वेशन को दूसरे में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास दो बॉडीज़ हैं m1 और m2, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रही हैं। जो m1 बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u1, जो m2 बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। u1 जो होगी वो u2 से बड़ी होगी, तभी कोलिजन होगी। और कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ हैं वो v1 और v2 हैं, और जो v2 होगी वो बड़ी होगी v1 से। तो सबसे पहले मैं इन दोनों बॉडीज़ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊंगा कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो है वो फाइनल लीनियर मोमेंटम के इक्वल है। जब मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहा हूँ तो मेरे पास इन दोनों बॉडीज़ का जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम था वो था m1 u1 और m2 u2। मैं उन दोनों को ऐड करूँगा और किसके इक्वल रखूँगा, जो मेरे पास फाइनल मोमेंटम था m1 v1 प्लस m2 v2। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अगर मैं इनको रीअरेंज करूं तो वहाँ से मैं अपनी इक्वेशन निकाल लूँगा। मैंने m1 वाली टर्म को इकट्ठे रखा और m2 वाली टर्म को इकट्ठे रखा, मेरे पास इक्वेशन बनी है m1 u1 माइनस v1 इज़ इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। तो ये सेकंड इक्वेशन है मेरे पास। अब मैं आगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो मेरे पास फर्स्ट बॉडी की होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर, सेकेंड की होगी हाफ m2 u2 स्क्वायर, उन दोनों का सम लूँगा। फाइनल होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। फर्दर मैं क्या करूँगा, मैंने m1 वाली टर्म को इकट्ठे कर देना है और m2 वाली टर्म्स को इकट्ठे कर देना है। मैंने हाफ जो है वो कॉमन ले लेना दोनों साइड में से और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर को इकट्ठे रख दिया और हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर को इकट्ठे रख दिया है। हाफ मैंने कॉमन ले ली और m1 जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी वहाँ से राइट हैंड साइड से मैंने हाफ m2 को कॉमन ले लिया, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी थर्ड। अब मैंने क्या किया है, जो मेरी थर्ड इक्वेशन है, यानी कि ये जो इक्वेशन अभी मैं बना रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है मैंने इसको डिवाइड करना है सेकंड इक्वेशन से। तो जब मैंने थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया तो क्या होगा, मेरे पास ना m1 से m1 कैंसिल हो जाएंगे और m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्योंकि मेरे पास u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर है और v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर है, तो इसमें मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा, जो कि क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 अपॉन u1 माइनस v1 आ जाएगा। वो दूसरी साइड v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2 आ जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। वहाँ से मैं v2 की इक्वेशन बनाऊंगा और ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है इसको मैं फोर्थ इक्वेशन मानूंगा और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा। जब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन को मैं पुट करूँगा, यानी कि मैंने v2 की वैल्यू जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, तो इस केस में क्या होगा, मेरे पास मैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, जो v2 है इसकी जगह पे मैं u1 प्लस v1 माइनस u2 लिखूँगा। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में v2 की वैल्यू पुट की, मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर बाद में मैं m2 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, m2 u1 m2 v1 माइनस m2 u2 आ जाएगा मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास जो टर्म है कौन सी टर्म, माइनस m2 u2 है, उसको मैं ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा और मेरे पास वहाँ पे ऑलरेडी m2 u2 था, वो 2 टाइम्स m2 u2 हो जाएगा। और मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं m2 u1 वाली जो मेरी टर्म है, जिसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, इसको मैं ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाऊंगा। तो मेरे पास m1 u1 माइनस m2 u1
प्लस 2m2u2 हो जाएगा इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v1 हो जाएगा। ये वाली टर्म को मैंने ट्रांसपोज किया था। तो ध्यान रखना है स्टेप्स क्या हैं इसमें ना। अब मेरे पास जो u1 वाली टर्म मैंने इकट्ठे रखी हैं उनमें से u1 कॉमन ले लूँगा, m1 माइनस m2 इंटू u1 बन जाएगा प्लस 2m2u2 m1 प्लस m2v1। तो मैंने ये टर्म्स इकट्ठे किए हैं। अब यहाँ से ना मेरे पास v1 की वैल्यू निकल जाएगी। m1 प्लस m2 से दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को डिवाइड करूँगा तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2u1 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 बनेगा। ये फिफ्थ इक्वेशन है। सिमिलरली जो फोर्थ इक्वेशन थी अगर उसमें मैं v1 की वैल्यू निकालता और उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता तो मेरे पास v2 की वैल्यू आ जाती और v2 की वैल्यू क्या आती m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये मेरे पास सिक्स्थ इक्वेशन आ गई। तो ये मेरे पास दोनों की दोनों वेलोसिटीज़ यानी कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट की कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है वो मैंने फाइंड आउट कर दी है। और ये दोनों की दोनों वेलोसिटी फाइंड आउट करने के बाद इसके कुछ एक स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो स्पेशल केसेस है ना उसमें हमने कई बार क्या करना, दोनों मासेस को इक्वल लेके देखना है, टारगेट बॉडी रेस्ट पे, या कोई ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है, ऐसे ऐसे केसेस को हमने डिटेल में करना है। तो स्पेशल केस करते हैं इसका। तो स्पेशल केस में जो फर्स्ट केस है हमारे पास वो क्या है, अगर दोनों के दोनों मासेस जो हों वो इक्वल हों। कहने का मतलब क्या है, m1 और m2 की वैल्यू सपोज करो मैं इक्वल ले रहा हूँ, m है दोनों के दोनों, ठीक है। अगर मैं दोनों के दोनों को m मान रहा हूँ यानी कि दोनों के दोनों मासेस को मैं अगर इक्वल मान रहा हूँ तो मैं इन इक्वल मासेस को पुट करूँगा मेरी फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन में। और अगर मैं फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन में पुट करूँ तो जैसा कि मेरे पास v1 की वैल्यू में क्या है, m1 माइनस m2 है ना, तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म होगी वो तो दोनों केसेस में ज़ीरो हो जाएगी ना। तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 0 प्लस 2m u2 अपॉन 2m। तो 2m से तो 2m कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो v1 हो जाएगी u2 के इक्वल। और ऐसे ही अगर मैं दूसरी इक्वेशन में जो मासेस हैं उनकी वैल्यूज़ को इक्वल पुट करूँ ना, तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, जो v2 की वैल्यू होगी ना वो u1 के इक्वल आएगी, u1 के इक्वल आ जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर दोनों मासेस इक्वल हों तो जो वेलोसिटीज़ होती है ना वो इंटरचेंज हो जाती हैं, यानी कि जो v1 थी वो u2 के इक्वल हो जाएगी और जो v2 है वो u1 के इक्वल हो जाएगी। तो केस 2 करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास टारगेट बॉडी रेस्ट पे हो ना तो जो u2 थी यानी कि जो m2 की इनिशियल वेलोसिटी थी u2 उसको मैं 0 पुट करूँगा। अब मैं u2 की वैल्यू को 0 पुट करूँगा फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन में। अब ध्यान से देखना, फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन में फिफ्थ में u2 की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ फर्स्ट वाली जो टर्म है वही बचेगी जो कि क्या है, m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2, सिर्फ ये बचेगी। और अगर मैं सिक्स वाली इक्वेशन में देखूँ तो u2 जो है वो फर्स्ट वाली टर्म है तो फर्स्ट वाली पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 बचेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आएंगी जब मैं u2 की वैल्यू को 0 पुट करूँगा और मैं इन दोनों की दोनों इक्वेशन को सेवन्थ और एट्थ इक्वेशन मार्क कर रहा हूँ। मैं सेवन्थ और एट्थ इक्वेशन क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि केस 2 के ना फर्दर हम सब केसेस पढ़ेंगे। तो इसके सब केसेस पढ़ते हैं फर्दर। तो सेवन्थ और एट्थ इक्वेशन सब केस बनाते हैं। तो सब केस 1 क्या है हमारे पास, अगर दोनों के दोनों मासेस इक्वल हैं तो, यानी कि मैं सेवन्थ और एट्थ इक्वेशन में m1 और m2 की वैल्यू को m के इक्वल लूँगा, यानी कि दोनों की वैल्यू को सेम लूँगा। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो हम देख रहे हैं ना सेवन्थ इक्वेशन में हमारे पास m1 माइनस m2 है तो यानी कि v1 तो 0 हो जाएगी। और वहीं पर एट्थ इक्वेशन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास नीचे m1 प्लस m2 है और ऊपर m1 है हमारे पास, तो ये ऊपर 2m अपॉन नीचे भी 2m आ जाएगा, 2m से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास v2 जो है वो u1 के इक्वल आ जाएगी। तो v1 जो है वो 0 आ जाएगी और v2 जो है वो u1 के इक्वल आ जाएगी, यानी कि जो बॉडी कोलाइड की है वो रेस्ट पे आ जाएगी और जो बॉडी रेस्ट पे थी वो सेम वेलोसिटी से फर्दर मूव करने लग जाएगी। सब केस 2 की बात करूं तो अगर टारगेट बॉडी बहुत 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 ही लाइट है, कहने का मतलब क्या, जो m2 है ना
वो नेग्लिजिबल मास है उसका। अगर मैं m2 की वैल्यू को 0 पुट करूँ ना 7th और 8th इक्वेशन में, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि देखो m1 माइनस m2 में m2 की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो नीचे भी m1 प्लस m2 में m2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो v1 जो होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, v1 इक्वल आ जाएगी u1 के, क्योंकि m1 से तो m1 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो v1 हमारे पास u1 के इक्वल आ गई। और अगर मैं v2 की बात करूँ तो सीधी सी बात है, हमारे पास जो बॉडी थी वो 0 थी, m2 0 हो जाएगा, तो m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 टाइम्स u1 हो जाएगा हमारे पास जो v2 होगी। तो जो v2 होगी वो 2 टाइम्स u1 के बराबर हो जाएगी। अगर बॉडी हल्की है तो वो डबल स्पीड से मूव करेगी। सब केस 3 पढ़ते हैं। अगर हमारी टारगेट बॉडी बहुत बहुत हैवी है, बहुत ही ज़्यादा हैवी है, सपोज़ करो जो हमारे पास m2 है ना वो वेरी 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 ग्रेटर देन m1। अब इस केस में क्या होगा ना, हमारे पास जब 7th और 8th इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ना इस बार हम m1 के मास को, जो m1 है उसकी वैल्यू को ना 0 लेंगे। अब इस केस में हमारे पास जो v होगी ना वो किसके इक्वल आ जाएगी, हमारे पास माइनस u1 के इक्वल आ जाएगी, और जो v2 होगी वो 0 आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम अर्थ पे पत्थर मारें तो ऐसा नहीं अर्थ टकरा के कहीं और चल जाएगी, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो अर्थ तो वहीं पर रहेगी, लेकिन जो हमारा पत्थर है वो नेगेटिव वेलोसिटी से हो सकता है वापस आ जाए। तो इसके साथ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन ओवर हो जाती है। जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें हम लोग कोलिजन के ही बारे में फर्दर पढ़ेंगे और कुछ एक स्पेशल केसेस हैं उनको सॉल्व करेंगे।